मगध महाजनपद की कहानी पढ़ते हैं, सीधी सरल ऐतिहासिक कहानी के रूप में, जो आपके यूपीएससी, पीसीज, एसएससी और नेट जैसे सभी एग्जाम के लिए यादगार और स्पष्ट हो। मगध महाजनपद की कहानी मिट्टी से साम्राज्य तक। बहुत समय पहले, जब गंगा के मैदानों में अनेक छोटे छोटे जनपद आपस में संघर्ष कर रहे थे, तब बिहार की उपजाऊ भूमि पर एक नया शक्ति केंद्र जन्म ले रहा था। उसका नाम था मगध। यह क्षेत्र आज के पटना, गया और नालंदा के आसपास फैला हुआ था। इसके पश्चिम में काशी, उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत और पूर्व में अंग राज्य था। मगध की धरती न सिर्फ उपजाऊ थी बल्कि लोहा, तांबा और पत्थरों के भंडार से भरी थी। यही खनिज संपदा और सामरिक स्थिति उसे धीरे धीरे भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य में बदलने वाली थी। प्रारंभिक उद्भव। मगध की कहानी आरंभ होती है वैदिक काल के उत्तरार्ध से, जब यहाँ की भूमि पर छोटे छोटे कुल और गोत्र रहते थे। धीरे धीरे इनका संगठन हुआ और मगध एक राजनीतिक इकाई के रूप में उभरने लगा। प्रारंभ में यहाँ के प्रमुख नगर थे राजगृह, राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र, पटना। राजगृह को 5 पहाड़ियों से घिरा माना जाता था, जो इसे एक प्राकृतिक किला बनाते थे। इसी वजह से यह मगध की पहली राजधानी बनी। प्रारंभिक राजवंश बृहद्रथ और हार्यक वंश। कहा जाता है कि मगध का सबसे पुराना शासक था बृहद्रथ, जिसके वंशजों ने लंबे समय तक राज्य किया। परंतु वास्तविक राजनीतिक शक्ति का उदय तब हुआ जब मगध पर हार्यक वंश का शासन स्थापित हुआ। हार्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। वह लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन करता था। बिंबिसार न केवल एक कुशल प्रशासक था बल्कि एक दूरदर्शी राजनेता भी था। उसने विवाह संबंधों, युद्ध और संधियों के माध्यम से मगध को महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बना दिया। उसने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया, जिससे मगध को गंगा के व्यापार मार्ग पर नियंत्रण मिल गया। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु सत्ता में आया। उसने अपने पिता को कैद कर सत्ता हड़प ली, लेकिन उसके शासनकाल में मगध की शक्ति और बढ़ी। अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य को पराजित कर वैशाली को मगध के अधीन कर लिया। उसी ने पाटलिग्राम, आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी, जो आगे जाकर भारत की राजनीतिक राजधानी बनी। नंद वंश का उदय। हार्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन आया। शिशुनाग ने राजगृह से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र कर दी और मगध की सीमाओं का विस्तार उत्तर में नेपाल तक और पश्चिम में अवध तक कर दिया। उसके बाद आया नंद वंश, जिसने मगध को पहली बार एक विशाल साम्राज्य का रूप दिया। महापद्म नंद इस वंश का प्रथम महान शासक था। कहा जाता है कि उसने क्षत्रियों को पराजित कर एक नवधनवान साम्राज्य की स्थापना था। बौद्ध ग्रंथों में नंदों की सेना का वर्णन मिलता है, जिसमें हजारों हाथी, रथ और पैदल सैनिक थे। मगध का उत्कर्ष। मगध की सफलता के पीछे कई कारण थे। पहला, इसकी भौगोलिक स्थिति जो व्यापार और संचार के लिए आदर्श थी। दूसरा, उपजाऊ गंगा का मैदान जिसने प्रचुर खाद्य संसाधन दिए। तीसरा, लोहे के भंडार जिनसे शक्तिशाली हथियार और औजार बने। चौथा, संगठित प्रशासन और सुदृढ़ कर व्यवस्था जिसने राज्य को स्थायित्व दिया। मगध ने ही आगे चलकर मौर्य साम्राज्य को जन्म दिया, जिसने भारत के अधिकांश भूभाग को एक राजनीतिक इकाई में जोड़ा। मगध का सांस्कृतिक महत्व। मगध न केवल राजनीतिक शक्ति का केंद्र था, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों का उद्गम स्थल भी रहा। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने मगध की धरती पर उपदेश दिए। राजगृह और वैशाली जैसे नगर धार्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रसिद्ध हुए। पाटलिपुत्र बाद में अशोक महान के काल में विश्व प्रसिद्ध राजधानी बनी। मगध का पतन। नंद वंश के अत्याचार और कर नीतियों से जनता असंतुष्ट हो गई। उसी समय उत्तर पश्चिम से आए चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर नंदों का अंत किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार मगध राज्य तो समाप्त हुआ, पर उसकी भूमि पर खड़ा हुआ मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास का स्वर्ण युग बन गया। संक्षिप्त कालक्रम। बृहद्रथ वंश प्रारंभिक शासक, सीमित क्षेत्रीय शक्ति हार्यक वंश बिंबिसार, अजातशत्रु, मगध का विस्तार और अंग का विलय, शिशुनाग वंश राजधानी पाटलिपुत्र,
सीमाओं का विस्तार, नंद वंश, महापद्म नंद, मगध का चरम उत्कर्ष, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त और अशोक द्वारा मगध की विरासत का विस्तार पूरे भारत में। निष्कर्ष: मगध महाजनपद भारतीय इतिहास का वह मोड़ था जहां से छोटे जनपदों का युग समाप्त होकर साम्राज्य की अवधारणा शुरू हुई। यह न केवल राजनीतिक दृष्टि से महान था बल्कि धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी भारत की आत्मा का केंद्र बना। मगध ने भारत को अशोक जैसा सम्राट दिया और विश्व को अहिंसा का संदेश। अब पढ़िए काशी महाजनपद की कहानी, जिसे हम एक सुंदर, सहज और यादगार रूप में समझेंगे, केवल कथा शैली में, ताकि यूपीएससी, पीसीज, एसएससी या यूजीसी नेट के लिए यह विषय आसानी से याद रहे। काशी महाजनपद की कहानी। गंगा तट की प्रकाश नगरी। बहुत समय पहले, जब गंगा के किनारे सभ्यता बस रही थी, तब उस पवित्र धारा के मध्य भाग में एक राज्य उभरा, काशी। यह वही भूमि थी जहां ज्ञान, धर्म और व्यापार एक साथ फले फूले। काशी की राजधानी थी वाराणसी, जिसे तब काशी नगर कहा जाता था, और यह नगर गंगा के तट पर बसा था। यह नगर इतना प्राचीन था कि कहा जाता है, जब अन्य नगर मिट गए, काशी तब भी जीवित रही। काशी का उद्भव। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में काशी का उल्लेख कई बार मिलता है। ऋग्वेद में इसे कास्य जन के रूप में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि काश्य या काश्यप वंश से इसका नाम पड़ा। यह क्षेत्र वैदिक काल में एक समृद्ध और स्वतंत्र जनपद था। गंगा नदी ने इस भूमि को अत्यंत उपजाऊ बनाया। लोग कृषि करते थे, वस्त्र बुनते थे और व्यापारियों की नावें गंगा के रास्ते अन्य नगरों तक जाती थी। इसी आर्थिक समृद्धि ने काशी को उत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य बना दिया। काशी का स्वर्ण युग। वैदिक युग के बाद जब महाजनपदों का उदय हुआ, तब काशी ने अपनी चरम शक्ति प्राप्त की। इस समय काशी का शासन ब्रह्मदत्त वंश के अधीन था। ब्रह्मदत्त राजाओं ने काशी को इतना शक्तिशाली बनाया कि उसने अपने पड़ोसी राज्यों कोसल, अंग और मगध से युद्ध करने की क्षमता हासिल कर ली। कुछ समय तक काशी ने अंग राज्य को भी अधीन कर लिया था। इससे उसे व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण मिला और उसकी संपन्नता बढ़ी। वाराणसी नगर शिक्षा, धर्म और कला का केंद्र बन गया। यहाँ के लोग लोहे और कांसे के उत्कृष्ट शिल्पकार थे। काशी के प्रसिद्ध शासक। काशी के सबसे प्रसिद्ध शासक थे ब्रह्मदत्त। उनके नाम पर एक वंश चला जिसने लंबे समय तक शासन किया। ब्रह्मदत्त राजा का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों और जैन साहित्य दोनों में मिलता है। कहा जाता है कि वे बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं में कई बार आते हैं। उनके काल में काशी का प्रभाव गंगा के पश्चिमी तटों तक फैल गया था। परंतु यही समय था जब अन्य महाजनपद भी सशक्त हो रहे थे, विशेषकर कोसल और मगध। यही शक्ति संघर्ष अंततः काशी के पतन का कारण बना। कोसल और काशी का संघर्ष। काशी की समृद्धि देखकर उसके उत्तर में स्थित कोसल राज्य के राजा प्रसेनजित ने उस पर नजर डाली। कोसल और काशी के बीच कई युद्ध हुए। कभी काशी ने कोसल को हराया, तो कभी कोसल ने काशी को अपने अधीन किया। अंततः प्रसेनजित ने काशी को अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार काशी की स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई और वह कोसल का अंग बन गई। बौद्धकालीन काशी। गौतम बुद्ध के समय तक काशी कोसल राज्य का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता बनी रही। बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ, मृगदाव में ही अपना पहला उपदेश दिया, जो काशी के समीप था। इस घटना ने काशी को बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों में स्थान दिलाया। यहीं से बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन आरंभ हुआ। काशी का सांस्कृतिक वैभव। काशी केवल राजनीतिक केंद्र नहीं थी, बल्कि ज्ञान और धर्म की राजधानी थी। यहाँ वैदिक शिक्षा, यज्ञ, दर्शन और शिल्पकला की अद्भुत परंपरा थी। ब्राह्मण, विद्वान, कवि और दार्शनिक यहाँ निवास करते थे। बाद में यही काशी भारत का आध्यात्मिक केंद्र बनी, जहाँ शिव की उपासना ने विशेष स्थान प्राप्त किया। काशी का पतन और उसकी अमरता। हालांकि काशी की राजनीतिक स्वतंत्रता खत्म हो गई थी, पर उसकी संस्कृति, धर्म और शिक्षा की ज्योति कभी बुझी नहीं। मगध और मौर्य काल में भी काशी एक प्रमुख नगर बना रहा। गुप्त काल में इसे पुनः वैभव मिला और यह आगे चलकर अविमुक्त क्षेत्र यानी सदैव मुक्त भूमि के रूप में प्रसिद्ध हुई। काशी का नगर आज भी
वाराणसी के रूप में उसी प्राचीनता का प्रतीक है। कालक्रम क्रोनोलॉजी का संक्षिप्त सार। प्रारंभिक काल वैदिक जन काश्य कृषि और व्यापार से समृद्ध, मध्यकाल ब्रह्मदत्त वंश का शासन, अंग और मगध से संघर्ष, बुद्ध काल काशी कोसल में विलीन, सारनाथ में बुद्ध का उपदेश, उत्तर काल मगध और मौर्य साम्राज्य के अधीन पर सांस्कृतिक केंद्र बना रहा, गुप्त काल से आगे धर्म, दर्शन और शिवभक्ति का प्रमुख केंद्र। निष्कर्ष। काशी महाजनपद भारतीय इतिहास का वह अध्याय है जहां राजनीति और अध्यात्म साथ साथ चलते दिखते हैं। यह वह भूमि थी जहां युद्ध भी हुए और ज्ञान का प्रकाश भी फैला। राजनीतिक रूप से भले ही काशी पर अन्य राज्यों का अधिकार हुआ, पर सांस्कृतिक दृष्टि से वह भारत की आत्मा बनी रही। आज भी जब गंगा के तट पर दीप जलते हैं तो वह उसी प्राचीन काशी की विरासत है जिसने वैदिक काल से लेकर आज तक ज्ञान की ज्योति को जीवित रखा है। अब आइए उसी शैली में कोशल महाजनपद, कोसल महजानपड़ा की पूरी कहानी पढ़ते हैं, सहज, रोचक और यादगार रूप में, ताकि यह यूपीएससी, पीसीज, एसएससी, नेट या बीए, एमए के लिए स्पष्ट और प्रभावी बने। कोशल महाजनपद की कहानी अयोध्या से आरंभ हुई गाथा। बहुत समय पहले जब गंगा के मैदानों में जनपदों का संघर्ष चल रहा था, तब सरयू नदी के किनारे एक राज्य उभरा। उसका नाम था कोशल। यह वही भूमि थी जहां से भारतीय संस्कृति, धर्म और राजनीति की कई महान परंपराएं जन्मी। इस राज्य की राजधानी थी अयोध्या, जो उस समय उत्तर भारत का सबसे सुंदर नगर माना जाता था। कोशल महाजनपद की सीमाएं उत्तर में नेपाल तक, दक्षिण में गंगा तक, पूर्व में काशी और पश्चिम में शाक्य गणराज्य तक फैली हुई थी। कोशल का उद्भव। प्राचीन वैदिक ग्रंथों और रामायण में कोशल का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि वैदिक काल में कोशल जाति सरयू नदी के तट पर बसती थी। यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था, जहां धान, गन्ना और जौ की खेती होती थी। धीरे धीरे यह जनजातीय समाज एक संगठित राज्य में बदल गया। अयोध्या नगर को कोशल की राजधानी बनाया गया, जो धर्म, संस्कृति और नीति का केंद्र बन गया। यह वही अयोध्या थी जहां आगे चलकर राजा दशरथ और भगवान राम का जन्म हुआ। इसलिए कोशल को भारतीय परंपरा में अत्यंत पवित्र माना गया। वैदिक और पौराणिक कोशल। वैदिक काल में कोशल का उल्लेख ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पौराणिक परंपरा के अनुसार यहाँ सूर्यवंश का शासन था, जिसका सबसे प्रसिद्ध नायक राम था। राम का राज्य, रामराज्य, आदर्श शासन का प्रतीक बना। इस समय कोशल समृद्ध, न्यायप्रिय और धार्मिक राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ऐतिहासिक कोशल महाजनपद काल। जब 6वीं सदी ईसा पूर्व में महाजनपदों का गठन हुआ, तब कोशल एक सशक्त महाजनपद के रूप में उभरा। इस समय अयोध्या के साथ साथ श्रावस्ती भी एक प्रमुख नगर बन गया, जहां व्यापार, धर्म और शिक्षा का विकास हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस काल में कोशल के राजा थे महाकोशल और उनके पुत्र थे प्रसेनजित, पसेंदी। प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे और उन्हें बौद्ध धर्म का महान समर्थक माना जाता है। उन्होंने बुद्ध से अनेक बार संवाद किया और श्रावस्ती में जेतवन विहार की स्थापना कराई। कोशल का विस्तार और संघर्ष। कोशल राज्य उस समय अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अपने पड़ोसी राज्यों, विशेषकर काशी, पर अधिकार किया। कहा जाता है कि काशी और कोशल के बीच कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा, जिसमें कभी काशी विजयी हुई, कभी कोशल। अंततः प्रसेनजित ने काशी को जीत लिया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इससे कोशल की शक्ति चरम पर पहुंची। परंतु कोशल के पश्चिम में मगध का उदय हो चुका था। मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु ने कोशल के साथ वैवाहिक और राजनीतिक संबंध बनाए। प्रसेनजित की बहन वेदिही का विवाह बिंबिसार से हुआ, जिससे दोनों राज्यों में शांति बनी रही। लेकिन बाद में अजातशत्रु के साथ मतभेदों के कारण संघर्ष भी हुआ। बौद्धकालीन कोशल। गौतम बुद्ध का अधिकांश जीवन कोशल राज्य में व्यतीत हुआ। श्रावस्ती और सावत्थी उनके प्रमुख प्रवचन स्थलों में से एक थे। यहाँ के व्यापारी और आम जनता बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। राजा प्रसेनजित ने बौद्ध संघों को संरक्षण दिया, जिससे कोशल एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। कोशल का पतन। प्रसेनजित की मृत्यु के बाद कोशल की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। उसके उत्तराधिकारी कमजोर सिद्ध हुए।
मगध के अजातशत्रु ने अवसर का लाभ उठाया और कौशल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस प्रकार कौशल महाजनपद मगध साम्राज्य का अंग बन गया। राजनीतिक रूप से वह समाप्त हो गया, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उसकी महत्ता बनी रही। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। कौशल का इतिहास केवल युद्धों का नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति का भी इतिहास है। यह वही भूमि है जहां राम का जन्म हुआ, जहां बुद्ध ने उपदेश दिया और जहां बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। अयोध्या, श्रावस्ती और साकेत जैसे नगर शिक्षा, धर्म और दर्शन के केंद्र बने। यहाँ वैदिक और बौद्ध परंपराएं साथ साथ चलीं, जिससे कौशल भारतीय सभ्यता का सेतु बन गया। कालक्रम का संक्षिप्त सार। प्रारंभिक काल वैदिक युग, सूर्यवंशीय शासक, अयोध्या राजधानी पौराणिक काल राजा दशरथ और राम का शासन, आदर्श राज्य व्यवस्था महाजनपद काल महाकौशल और प्रसेनजित का शासन, काशी पर अधिकार, बौद्ध धर्म का प्रसार मगध काल अजातशत्रु द्वारा अधिग्रहण, कौशल का विलय उत्तर काल अयोध्या और श्रावस्ती धार्मिक केंद्र बने रहे। निष्कर्ष। कौशल महाजनपद केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि वह भारतीय संस्कृति और आदर्श शासन की नींव था। इस भूमि ने धर्म, न्याय, नीति और करुणा का मार्ग दिखाया। यहाँ से जन्मे राम ने मर्यादा का आदर्श दिया और यहीं बुद्ध ने करुणा का संदेश फैलाया। राजनीतिक रूप से भले ही कौशल मगध में समा गया, पर उसकी आध्यात्मिक विरासत आज भी भारत की आत्मा में जीवित है। वत्स महाजनपद की वही ऐतिहासिक कहानी यूपीएससी, पीसीज, एसएससी, यूजीसी नेट, बीए और एमए स्तर के अध्ययन के लिए तैयार की गई, सरल भाषा में और कहानी की शैली में, ताकि आप इसे याद रख सकें। वंत या वत्स महाजनपद की कहानी प्रेम, शक्ति और संस्कृति का संगम। बहुत समय पहले गंगा और यमुना के संगम क्षेत्र में एक समृद्ध और प्रसिद्ध राज्य था वत्स महाजनपद। यह राज्य उन 16 महाजनपदों में से एक था जिन्होंने भारत की प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था को आकार दिया। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, जो यमुना नदी के किनारे बसा एक भव्य नगर था। यह नगर उस समय व्यापार, शिक्षा और धर्म का केंद्र माना जाता था। कौशाम्बी नगर की गलियां चौड़ी थी। यहाँ सुंदर महल, उद्यान और बाजार थे। इस नगर में दूर दूर से व्यापारी आते थे, जिससे यह स्थान आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध बन गया था। स्थापना और प्रारंभिक शासन। वत्स राज्य की उत्पत्ति भरत वंश की शाखा से मानी जाती है। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। राज्य का प्रारंभिक शासक निपुणनंद या सत्यकेतु बताया गया है, जिसने कौशाम्बी को राजधानी बनाया। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान उपजाऊ और व्यापार के लिए सुविधाजनक था, क्योंकि यह गंगा और यमुना नदियों के मार्गों से जुड़ा हुआ था। राजा उद्यन वत्स का स्वर्ण युग। वत्स महाजनपद का सबसे प्रसिद्ध शासक था राजा उद्यन। राजा उद्यन का नाम इतिहास और साहित्य दोनों में अत्यंत आदर से लिया जाता है। वे एक वीर, बुद्धिमान और कलाप्रेमी शासक थे। राजा उद्यन की प्रेम कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार उन्हें काशी के राजा प्रसेनजित ने बंदी बना लिया था। वहीं उनकी भेंट काशी की राजकुमारी वासवदत्ता से हुई और दोनों के बीच प्रेम हो गया। बाद में उन्होंने विवाह किया और यह कथा भारतीय साहित्य की एक अमर कहानी बन गई। संस्कृत कवि भास ने इसी कथा पर प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवासवदत्ता लिखा, जिसने उद्यन की छवि को अमर बना दिया। राजा उद्यन ने न केवल राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि कौशाम्बी को सांस्कृतिक राजधानी में बदल दिया। उनके शासनकाल में संगीत, नाटक और कला का अत्यधिक विकास हुआ। वत्स और बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध के समय में वत्स राज्य एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति था। कहा जाता है कि बुद्ध ने स्वयं कई बार कौशाम्बी की यात्रा की थी। यहाँ उन्होंने अनेक उपदेश दिए और अनेक अनुयायी प्राप्त किए। कौशाम्बी में बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख विहार बने, घोषिता, कुक्कुटा और पवारा। यहाँ बुद्ध के उपदेशों का प्रसार हुआ और यह नगर बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। राजा उद्यन के समय और उसके बाद वत्स राज्य धर्म और राजनीति दोनों दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली था। राजनीतिक स्थिति और पड़ोसी राज्य। वत्स महाजनपद के चारों ओर शक्तिशाली राज्य स्थित थे। पूर्व में कौशल और मगध, पश्चिम में मत्स्य, उत्तर में कुरु और पांचाल। इनके बीच रहकर भी वत्स ने अपनी स्वतंत्रता लंबे समय तक बनाए रखी।
राजा उदयन ने बुद्धिमत्ता और कूटनीति से अपने राज्य को स्थिर रखा। वे न केवल योद्धा थे, बल्कि एक विद्वान और न्यायप्रिय राजा भी थे। पतन और मगध में विलय। राजा उदयन के पश्चात वत्स राज्य में उत्तराधिकार के विवाद और आंतरिक कमजोरियां उत्पन्न हुईं। राज्य धीरे धीरे दुर्बल होने लगा। इसका लाभ मगध के शासकों, पहले बिंबिसार और बाद में अजातशत्रु ने उठाया। वत्स महाजनपद अंततः मगध साम्राज्य में समाहित हो गया। हालांकि इसकी राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई, परंतु कौशाम्बी नगर की सांस्कृतिक महत्ता बरकरार रही। समाज और संस्कृति। वत्स का समाज उन्नत और सुसंस्कृत था। यहाँ की जनता शिक्षा, व्यापार, कृषि और शिल्पकला में निपुण थी। महिलाओं को समाज में सम्मान प्राप्त था। कौशाम्बी नगर में कला, नाटक और साहित्य का अद्भुत विकास हुआ। बौद्ध और वैदिक दोनों परंपराएं यहाँ साथ साथ फलती फूलती थी। कालक्रम का सारांश। प्रारंभिक काल भरत वंश की शाखा द्वारा वत्स राज्य की स्थापना, राजधानी कौशाम्बी। मध्यकाल राजा उदयन का शासन, वासवदत्ता से विवाह, कला और संस्कृति का उत्कर्ष। बुद्ध काल बौद्ध धर्म का प्रसार, कौशाम्बी में बुद्ध का प्रवास। उत्तर काल मगध द्वारा अधिग्रहण, वत्स का पतन। परवर्ती काल कौशाम्बी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बना रहा। निष्कर्ष। वत्स महाजनपद भारतीय इतिहास में प्रेम, नीति, धर्म और संस्कृति के संगम का प्रतीक है। राजा उदयन ने इसे केवल युद्ध और शक्ति से नहीं, बल्कि संगीत, कला और ज्ञान से भी महान बनाया। बुद्ध का यहाँ आगमन इस भूमि को पवित्र बना गया। राजनीतिक रूप से भले ही वत्स मगध में विलीन हो गया, लेकिन कौशाम्बी की सांस्कृतिक छवि युगों तक चमकती रही। वत्स की कहानी हमें सिखाती है कि राज्य की पहचान केवल उसकी सेनाओं से नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति, प्रेम और ज्ञान से होती है। Please like, subscribe and comment.